अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हारून कुर्बान और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर। और हम इस सेशन में अडोबे इलस्ट्रेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर माना जाता है। इंडस्ट्री में बहुत से लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और इलस्ट्रेटर की बाहर और अपने मुल्क में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये एक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल के बारे में और बेसिक कुछ टूल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। इस टूल के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इस टूल में काम क्या है या हम इस टूल की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अडोबे इलस्ट्रेटर में ये टूल अहम टूल है। ठीक है, और अहम कैसे है ये टूल इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके बारे में भी हम तफसीलन देखेंगे। ठीक है, और ये क्लासेस कुछ लंबी होंगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बेसिक स्टेप से लेकर चल रहे हैं। कोई अगर छोटी क्लास का या छोटे लेवल का, या जिसका इतना जहन नहीं है, उसको भी ये बात सारी मेरी समझ आएगी कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं इस सेशन में। और ये वही क्लासेस होंगी जो आप सुन रहे होते हैं, आपके लोग सीख रहे हैं जूम पर। ठीक है, और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप जूम पर क्लासेस ले सकें। ठीक है, तो वही क्लासेस जो है ना, हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। क्या सोच रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमने टूल स्टार्ट करना है ना, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जी जी। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, हमारे पास ये सिलेक्शन टूल के बिल्कुल पास ही यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अगर मैं इस टूल के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो नीचे हमें लिखा हुआ भी आ जाता है, ये वो हमें सॉफ्टवेयर भी बता रहा है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल मैंने स्किप कर दी थी, कि जब हम कोई रेक्टेंगल बनाने लगते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने लगते हैं तो वो जो है ना, यूँ समझे कि ना, बेकाबू होकर बन रहा होता है। अगर हमने किसी कोई रेक्टेंगल बनाना है, मीन्स के जिसकी हाइट और विड्थ इक्वल हो, ठीक है, तो हम इस चीज़ को जो है ना, जब बनाने लगेंगे ना, तो सब अगर हम है ना, तो ये इसकी हाइट और विड्थ इक्वली ये जो है ना प्रोपोर्शनली बना के देगा। हमारा जो है ना डिज़ाइन ख़राब नहीं करेगा। अगर मैं जल्दी जल्दी वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल बने या ये जो मेरा बॉक्स बने, इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल इक्वल हो, अगर मैं यूँ जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा कि किस एरिया पर जाके इसकी हाइट और विड्थ जो है ना इक्वल होगी। हत्ता कि ये इसमें स्मार्ट गाइड्स हमारी हेल्प कर रही हैं, वो मुझे बता रही है कि यहाँ पर जो है ना इसकी हाइट और विड्थ जो है ये इक्वल है। ठीक है, पर आसानी जो हमें ज़्यादा हो रही होती है कि हम रेक्टेंगल को बनाते बनाते अगर शिफ्ट प्रेस कर देना, तो मैं माउस को इधर उधर भी करूँगा तो वो जो है ना उसकी हाइट और विड्थ को इक्वल ही बनाएगा। ठीक है, जिसको हम स्केयर कहते हैं, हाइट और विड्थ उसकी इक्वल बनेगी। वो हमारी जो है ना इसको शेप को हमारी को ख़राब नहीं करेगा वो। ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी बॉक्स बनाते वक्त किसी बॉक्स को बड़ा करते वक्त अगर हम शिफ्ट प्रेस करें, या फिर कोई हमारे पास तस्वीर है, हम तस्वीर को बड़ा करते वक्त अगर हम चाहते हैं कि ये तस्वीर हमारी ख़राब ना हो तो हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं। या हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को बड़ा करते वक्त भी हम जो है ना शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, ताकि जो है ना हमारा टेक्स्ट ख़राब ना हो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ सिद्रा आपको, कि मैंने एक चीज़ कल स्किप की थी, कि हम जब रेक्टेंगल को बड़ा करने लगते हैं या उसको जल्दी में अगर हम डिज़ाइन जब बना रहे होते हैं तो एक मुश्किल पेश आ रही होती है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ना मेरा ये जो शेप है, इसके विड्थ और हाइट बिल्कुल इक्वली बने, और मैं जल्दी जल्दी अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो इसमें इसमें भी हमारे पास एक शॉर्टकट है जो हमारी हेल्प कर रहा होता है। वो शॉर्टकट शिफ्ट का है। जैसे आपने फोटोशॉप में देखा होगा कि हम जब तस्वीर को बड़ा करने लगते हैं तो हम साथ शिफ्ट प्रेस कर देते हैं ताकि वो तस्वीर हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, अगर मैं बॉक्स को यहाँ पर भी शेप को बड़ा करते वक्त मैं अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ
तो उसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल इक्वल होगी। मैं जहाँ पर भी अपने माउस को लेकर जाऊँगा उसकी हाइट और विड्थ अपने साइज़ पर ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं किसी तस्वीर को बड़ा करता हूँ तब भी जो है ना, मैं अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरी वो तस्वीर ख़राब नहीं होगी, इक्वली जो है ना बड़ी होगी। और अगर मैं अपने किसी टेक्स्ट को बड़ा करने लगता हूँ, मैं आपको टेक्स्ट पे भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये एक एग्जांपल के लिए टेक्स्ट जो है ना, ये हमें इलस्ट्रेटर खुद दे देता है। अब अगर मैं इसको टेक्स्ट को बड़ा करने लगता हूँ तो जो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, जो एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनका कहना यह है कि अगर हम टेक्स्ट को इस तरह बड़ा करते हैं ना तो ये टेक्स्ट की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ठीक है, इसलिए जो है ना हम इसको बड़ा करते वक्त ना हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं। अब मैं जितना भी इसको बड़ा या छोटा करूँगा ना तो ये हमारा टेक्स्ट ख़राब नहीं होगा। शिफ्ट हमें इसमें भी काम करता है। यहाँ पर आके अब मेरी ये वाली पाथ जो है क्लोज हो रही है, तो एंकर पॉइंट जो है ना, एंकर पॉइंट हमारी पाथ का जो एंडिंग एरिया होता है ना, उसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर आके मेरी ये वाली पाथ एंड हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बन रहा है। ये वाली पाथ जो है ये भी यहाँ पर आके एंड हो रही है, तो दोनों का जो है ना एंकर पॉइंट, हम इसको एक ही बना हुआ है तो इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अब इस बॉक्स के ऊपर जो है ना हमारे पास 4 एंकर पॉइंट हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बीच में एग्जांपल दूंगा कि सिलेक्शन टूल का काम क्या है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है। सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल मैंने आपको कल बताया था कि हम किसी चीज़ को अगर सिलेक्ट करके मूव करवाना चाह रहे हो या उसकी अगर कॉपी बनाना चाह रहे हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से होगा, या अगर हम किसी चीज़ की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से होगा, क्योंकि उसका काम ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बुशरा मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना पीछे से रिवीजन कर रहा हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बता दूं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है कि अगर मैं अपने किसी बॉक्स के किसी एक पॉइंट को या एक डॉट को इंडिपेंडेंटली मूव करवाना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो डॉट है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है, मैं इस डॉट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट क्यों करूँगा? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर एक स्टूपिड मशीन है, हमें उसे बताना पड़ता है कि हमने किस चीज़ के अंदर मूवमेंट करवानी है या हमने किस चीज़ को एडिट करना है। अब मैं पहले जो है ना कंप्यूटर को बताऊंगा कि मैंने इस वाले एंकर पॉइंट के अंदर जो है ना मूवमेंट करनी है। अब जैसे मैं माउस लेकर जाता हूं तो वो जो है ना हमें ये, हमने जो स्मार्ट गाइड्स देखी थी, स्मार्ट गाइड ना हम कर रही है, हमें बता रही है कि ये जो है ना ये हमारा एंकर है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कंप्यूटर को पता चल गया जी अब इसने जो है ना इसके अंदर चेंजिंग करनी है। देखें, अगर हम बाकी सारे एंकर पॉइंट देखें, ये जो 3 एंकर पॉइंट है ये अब सिलेक्ट नहीं है, ये सारे एंकर पॉइंट डिसलेक्ट है, सिर्फ यही वाला सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने अलग अलग एंकर्स को जो है ना मूव करवा सकता हूँ। मैं इस एंकर को यहाँ पर रख सकता हूँ, मैं इस एंकर को यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, अब इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी हम बहुत कुछ बना रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये काम सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकता। मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z का आपको शॉर्टली सा मैं बुशरा बता दूं, कंट्रोल Z का काम होता है कि वो हमें हिस्ट्री की तरफ लेकर जाता है। अब हिस्ट्री में जो मैंने काम किया वो मैंने ये किया था कि मेरा जो ये बॉक्स है, मैं इस मीन्स के इस बॉक्स को जो मैंने चेंजिंग की थी, ठीक है, वो जो मेरा कंट्रोल Z होगा जो है ना वो मेरी चेंजिंग को वापस ले जाएगा, मीन्स के मुझे हिस्ट्री की तरफ ले जाएगा। जैसा कि मेरा बॉक्स पहले था वो उसी डायरेक्शन में मुझे ले जाएगा। कंट्रोल Z का ये काम है। मैं 2 बॉक्स रख रहा हूँ, एक बॉक्स पे मैं जो है ना आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एग्जांपल दूंगा और एक पे सिलेक्शन टूल की दूंगा, ताकि आपको दोनों के बारे में फ़र्क पता चले कि दोनों का काम क्या है। ये 2 बॉक्सेस आ गए हैं। ये जो हमारी एग्जांपल है ये सिलेक्शन टूल की है, ये जो एग्जांपल है ये हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की है। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एंकर को मूव करवाना है। मैं इस एंकर को क्लिक करके अगर मैं मूव करवाता हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा बॉक्स मूव हो रहा है। ठीक है, ये मैं अभी सिलेक्शन टूल पर हूँ और हम जैसे ही बॉक्स को क्लिक करते हैं हमें एक तो ये एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना, एक हमें और भी एक यहाँ पर हमें सेंटर नज़र आ रहा है। इनके अलावा हमें एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, वो ये सर्कल्स, ये जो हमें सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। इन सर्कल्स का काम ये है कि अभी अगर हम गौर से देखें हमारा जो रेक्टेंगल है ना, ये इसका जो कॉर्नर है ना ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है। शार्प कहते हैं जिनकी नोक होती है, ये भी नोकों वाला हमारे पास जो है ना ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये जो हमारे पास सर्कल्स हैं, सर्कल्स का क्या काम है कि ये जो हमारी नोक है ना, नोकों को कॉर्नर में करता है, मीन्स के इन नोकें ख़त्म कर देता है, उनको कर्व बना देता है।
अब अगर मैं इसको सर्कल को किसी एक भी सर्कल को मैं पकड़ के अगर मैं अंदर की तरफ मूव करवाता हूँ ना, तो ये देखें हमारा जो अब रेक्टेंगल है ना, इसके वो कॉर्नर खत्म हो गए हैं। अब ये उसने जो है ना उसको ये कर्व बना दिया। कर्व मीन होता है कि उसको जोड़ा ना उसको मोड़ दिया। उसको करता हूँ, एक सर्कल को पकड़ के मैं मूव करवा रहा हूँ तो वो सारे के सारे मूव हो रहे हैं। ठीक है, एक्शन टूल के पास जाता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करवा रहा हूँ तो वो सिर्फ एक के अंदर मूवमेंट हो रही है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है ना अलग अलग डॉट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। डॉट मैं किसे कह रहा हूँ, एंकर पॉइंट को, आपकी आसानी के लिए इसको डॉट कह रहा हूँ। ठीक है, हम अलग अलग एंकर पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस डॉट के ऊपर क्लिक किया, कंप्यूटर को पता चल गया जी सिर्फ इसी के अंदर इसने चेंजिंग करनी है। मैं अब इस सर्कल की मदद से इसका भी जो है ना यहाँ से कर्व कर सकता हूँ। अब यही काम मैं सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकता। अब सिलेक्शन टूल्स की मदद से भी चलो मैं इसको कंप्यूटर को बताता हूँ कि जी मैंने सिर्फ इसी के अंदर चेंजिंग करनी है। मैंने हद तक इसमें क्लिक किया इस डॉट पे। ठीक है, अब भी अगर मैं इसको करता हूँ तो वो सारे के सारे कॉर्नर मूव होंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन टूल का काम नहीं है। ये काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का है कि हम अलग अलग कॉर्नर को सिलेक्ट करके जो है ना उनकी मूवमेंट करवाएं या फिर उनके अंदर चेंजिंग लेकर आए। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आपको बेसिक समझ आ गया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम क्या करता है। जी सर। अभी जो है ना आज तकरीबन हमने ज्यादा देखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही है। एग्जांपल्स की समझ आ जाए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या बना सकते हैं। मैंने आपको बताया क्या कुछ है, अभी हमने पेन टूल नहीं देखा। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं आपको उसी में से आपको एक एग्जांपल मैं भी इनको समझाने के लिए बना के देता हूँ। मेरे ख्याल से आपने बॉक्स भी मुझे भेजा था इसमें, सॉरी फारिया, क्या नाम है इसका, फरद ने, आपने मेरे ख्याल से एक बॉक्स भी बना के भेजा था ना मुझे। हाँ, तो मैं आप लोगों को भी एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, कि मीन्स के प्रोस्पेक्टिव बॉक्स हम कैसे बना सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अब ये हमें नहीं लग रहा, ये हम इसको ओरिजिनली कैसे दिखा सकते हैं, या फिर अगर हम दिखाना चाह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव क्या चीज़ है जो हमें ओरिजिनली क्यों नजर। अब अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो हम अगर रियल लाइफ में कोई बॉक्स को देखें तो वो हमें इस तरह की शेप में नहीं नजर आ रहा होता, वो प्रोस्पेक्टिव होता है। उसकी हमें जो है ना 2 या 3 शेप्स नजर आ रही होती हैं एक टाइम पर। वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, मैं सबसे पहले जो है ना इस बॉक्स की 2 कॉपियां बना रहा हूँ। अब कॉपी कैसे बनती है कि मैं बॉक्स को क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और साथ आल्ट को प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है बुशरा, आल्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग किया है। और अगर मेरा पहले काम क्या होगा कि मैंने पहले माउस का बटन छोड़ना है, बाद में आल्ट का बटन छोड़ना है, तब इसकी कॉपी जनरेट होगी। अगर मैं पहले आल्ट का बटन छोड़ूंगा और बाद में माउस का बटन छोड़ूंगा तो इसकी कॉपी नहीं बनेगी। अगर आप गौर से देखें तो माउस के साथ एक और माउस बना हुआ आ रहा है व्हाइट कलर का। ठीक है, अगर मैं आल्ट का बटन छोड़ता हूँ ना तो ये रिमूव हो जाता है, मीन्स कि अब ये कॉपी नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा आल्ट का बटन प्रेस करता हूं तो अब वो मुझे बता रहा है कि अब इस बॉक्स की दूसरी कॉपी बन गई है। अब ये अगर हम देखें तो इसने ये मुझे कॉपी बना के दिखा दी है। कॉपी मुझे चाहिए ऊपर, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं और मैंने आल्ट प्रेस कर दिया है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आल्ट के बगैर इसको ऊपर लेकर जाता हूं तो ये मेरे नीचे वाले बॉक्स को ही ऊपर लेकर जाएगा, उसकी कॉपी नहीं बनाएगा। कॉपी बनाने के लिए हमें आल्ट प्रेस करके ड्रैग करना पड़ता है और पहले हमें माउस का बटन छोड़ना पड़ता है, बाद में हमें जो है ना आल्ट को छोड़ना होता है, फिर इसकी की ये फिर जो है ना ये कॉपी जनरेट होती है। अब मैंने इसकी एक और कॉपी जनरेट कर दी है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है ना मैं ये ऊपर वाले जो हमारे पास, ठीक है, मैं ये ऊपर वाले जो डॉट्स है मैं इनको मैं उनके पास ले गया। अब अगर हम अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो हमें रियल लाइफ में जो चीजें नजर आ रही होती है तो इस तरह प्रोस्पेक्टिव नजर आ रही होती है।
समझ आ रही है को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम? अरुण भाई ये नजर दोबारा बता दें जरा। मैं दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन मैं दोबारा से कंट्रोल से कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी जी अच्छा, जी। अब मैंने जो है ना इनको, ये वाले जो मेरे डॉट्स है ना, मैंने इनको नीचे की तरफ लेकर जाना है। वो कैसे लेकर जाऊंगा? मैं सिर्फ ऊपर वाले डॉट्स ही सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं ऊपर वाले 2 डॉट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको नीचे की तरफ मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जिस व्यू में दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसको उतना जो है ना नीचे की तरफ मूव करवा दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पीछे से मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा बॉक्स नजर आए, तो मैं इसको खींच दूँ। जिस तरह मुझे इसका व्यू नजर दिखाना है मैं उसी तरह इसको बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसके 2 डॉट्स नीचे कर दिए। मैंने अब इसके 2 डॉट्स जो है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बाहर वाले 2 डॉट्स। ठीक है, ये जो 2 एंकर पॉइंट है, ये जो मैंने बाहर वाले 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, इनको पकड़ के मैंने यहाँ जाके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक प्रोस्पेक्टिव व्यू बन के आ गया इसका। अभी हमने कलर्स देखे नहीं है, अभी हमने इसके कलर्स देखे नहीं है, मैं इसलिए कलर्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा इसमें कलर्स करने का, वो हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सही हो गया। जी जी। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है ग्रुप का क्या काम है। ठीक है, और ग्रुप हमारी किस तरह जो है ना इसमें डिजाइन में हेल्प कर रहा होता है। मैं टूल पे अगर मैं चाह रहा हूँ है, ठीक है, हालांकि ये अभी भी अलग अलग शेप्स ही हैं जिनको मैंने ये मिला के बॉक्स बनाया है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये तीनों अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, जिनको मिला के मैंने बॉक्स बनाया है, ये तीनों अभी भी अलग अलग शेप्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब कहीं से भी पकड़ के अगर मैं इसको साइड पर रखूँ ना, तो ये तीनों की तीनों बॉक्सेस इकट्ठे मूव हों। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट तीनों को कैसे किया कि मैं बाहर से मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करने का एक ये तरीका है कि मैं बाहर से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और सिलेक्ट करने का दूसरा जो तरीका वो ये है कि मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं तीनों बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर दूँ। ठीक है, अब भी ये मेरे पास तीनों बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए। हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा डाटा पड़ा होता है, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शेप्स पड़ी हुई हैं और बहुत सारी पाथ हमारे पास पड़ी हुई हैं। तब जो है ना हम शिफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं, हम शिफ्ट के साथ जो है ना चीज़ें यूँ सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के दोनों तरीके हैं, जैसे आपको ईजी लगे। आप शिफ्ट के साथ यूँ क्लिक कर लें, या आप बाहर से इसको यूँ करके जो है ना ड्रैग करके इसको, सॉरी बाहर से माउस को यूँ ड्रैग करेंगे तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, बाहर से मैंने इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने अब इसको साइड क्लिक करूंगा। साइड क्लिक कौन सा बटन, जो हमारे राइट पर माउस का बटन होता है, मैं उसको क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, मैंने यहाँ से ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा सारी की सारी शेप है, जितने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था वो एरिया जो है ना ग्रुप हो गया। अब मैं कहीं से भी पकड़ के अगर इसको मूव करवाता हूँ तो मेरा ये सारी की सारी शेप जो है ना, या सारा का सारा ये जो मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, ये सारा का सारा ही मूव होगा। ठीक है, अकेले अकेले मूव नहीं होगा, ये सारा का सारा शेप ही मेरा जो है ना मूव होगा। मैं इस शेप को उठा के अब बाहर की तरफ रख देता हूँ। जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम यही है कि आप अगर किसी चीज़ को अगर अलग अलग मूव करवाना चाह रहे हैं, अलग अलग डॉट के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शॉर्ट तरीके से लेकर जाना चाह रहा हूँ। जब फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना हाथ इसमें सेट हो जाएगा। सिर्फ आप अभी टूल का यूज़ देख लें। जी। अब मैं आपको जो थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर बताना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है ये कलर्स का। थोड़ी सी मैं आपको पहचान बता दूँ इनकी। मैं जैसे जो तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कलर इसमें आ रहा है वो कौन कौन सा है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। ठीक है,
अब ये जो पीछे वाला हमारे पास ब्लैक है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब स्ट्रोक जो है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं इसको सिलेक्शन टूल से जो है ना बाहर क्लिक कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखें एक बॉर्डर बना हुआ है ब्लैक कलर का। इस बॉर्डर को जो है ना हम कंप्यूटर की ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में, अगर मैं यहाँ पर आपको ब्लैंक जगह पर दिखाऊं, यहाँ पर जो साइड पर हमें ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। और ये बीच में हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है, इसको हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कहते हैं फिल, ठीक है। अगर हम इधर भी माउस को लेकर जाते हैं तो वो हमें वो भी बता रहा है कि जब वाइट वाले के ऊपर लेकर, तो जब मैं ये ब्लैक वाले एरिया पर लेकर जा रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये एरिया जो ये स्ट्रोक है, फिल एंड स्ट्रोक। अब मैं अगर इनके बीच में अगर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिल के अंदर मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं फिल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है कलर का। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कोई कलर्स की टून मैंने सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से कलर की टून ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं अगर डार्क वाली साइड पर जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे वो बता रहा है कि पहले इसका कलर वाइट था, अब जो उसका रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। मैं येलो की तरफ गया हूँ तो मुझे बता रहा है कि जी अब यहाँ पर लाइट येलो है, यहाँ पर डार्क येलो है। कौन सा कलर भी फिल के अंदर रखना है मैं वो रख सकता हूँ, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं ग्रीन रख लेता हूँ, मैंने इसका फिल जो है मैंने ग्रीन रख लिया। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसने इसमें ग्रीन कलर क्यों फिल किया, क्योंकि ये मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर अगर 2-3 बॉक्सेस बनाता हूँ, सबके अंदर उसने ना डिफॉल्ट कलर करके दे दिया। अब मैं जिस बॉक्स को क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, वो सिर्फ उसी के अंदर कलर चेंज करके मुझे देगा, ठीक है। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जिसका मैं कंप्यूटर को बताऊँगा मैंने सिर्फ इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो पहले मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके अंदर कलर चेंज करूँगा, तो सिर्फ उसी के अंदर ही कलर चेंज होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई और कलर रखना चाह रहा हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करके मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर ब्लू रख देता हूँ, मैंने इसके अंदर ब्लू रख दिया। इसके अंदर कोई और रखना चाह रहा हूँ, इधर येलो रख देते हैं, ठीक है। अब वो ये मैंने जो आपको बताया था कि ये वाला जो कलर होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो इसमें पहले वाला कलर था, पहले वाला इसमें कलर ग्रीन था और जो अब कलर हो रहा है वो येलो है, ठीक है। मैंने येलो के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखें, जिस बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा सिर्फ उसी के अंदर चेंजिंग होगी। अगर मैंने ये देखें मैंने किसी बॉक्स को भी क्लिक नहीं किया और अगर मैं यहाँ पर जाके कोई कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं ये वाला ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, अब वहाँ पर तो कलर आ गया, पर यहाँ पर किसी में चेंजिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्यूटर को बताया ही नहीं है कि मैंने किसके अंदर कलर चेंज करना है, तो उसने उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कलर हमें चेंज करके दिया ही नहीं है। ठीक हो गया। फिल की आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमने किसी चीज़ के अंदर कलर करना है तो पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ही उसके अंदर चेंजिंग आएगी। स्ट्रोक का भी ऐसा ही काम है। जब हमने अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना है और जिस चीज़ का कलर चेंज करना है हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स के स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ। अभी इसका कलर ब्लैक है, स्ट्रोक कहते हैं बॉर्डर को। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो हमें ब्लैक कलर का ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, मैं अब इस स्ट्रोक के अंदर चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो है ना इस स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। अब ये जो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया ये मेरे स्ट्रोक के कलर का डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, मैं इसके अंदर अब जो सी भी चेंजिंग करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि अब रेड है, मैं कुछ डिफरेंट कलर रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको जो है ना समझ आए कि इसके चेंजिंग भी हुई है कि नहीं हुई। मैं ग्रीन रख देता हूँ क्योंकि ये डिफरेंट कलर है, रेड के जो ऑपोजिट कलर है ये। मैंने उसको सिलेक्ट करके मैंने इसका ग्रीन कलर जो है ना सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ तो इसका जो बॉर्डर था, जो इसका स्ट्रोक था, उसका चेंज होकर ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, इस चीज़ को जो होता है, ये जो बाहर हमें बॉर्डर नज़र आता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, और ये जो हमें अंदर वाला एरिया सारा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फिल। ठीक है, मैं इस बॉक्स का कोई और स्ट्रोक रखना चाह रहा हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका मैं रेड कर देता हूँ।
ठीक है। मैं इसका भी चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इसके स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब तीनों के फिल और स्ट्रोक सबके कलर अलग अलग हैं। ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने अलग अलग रखे हैं कि हम स्ट्रोक का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और फिल का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और फिल किसे कहते हैं और स्ट्रोक किसे कहते हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट जो है ना, मैं अब आपको शॉर्टकट तो नहीं कह रहा, आपको एक ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें यूज़ हो रहे होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। मैं इनके पहले कलर चेंज कर लूं। अब वाटर के ऊपर एक मरतबा क्लिक करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे छोटा सा जो लोगो हमें नज़र आ रहा है, आइकन है सॉरी, ये अगर इस आइकन को हम देखें, इसके ऊपर अगर हम माउस लेकर जाते हैं तो वो हमें बता रहा है कि ये नीचे लिखा हुआ है नन। ठीक है। अगर मैं इस नन के ऊपर क्लिक देखें कि इसका जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक ख़त्म हो गया। ठीक है। अब इसका स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जो है इसकी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसलिए जो है ना इसका स्ट्रोक रिमूव कर दिया है। मुझे इसके और इसके स्ट्रोक की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर, इन दो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। अब शिफ्ट के साथ क्यों सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करूँगा तो बीच में, इसलिए मैं इसको क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक करूँगा। अब ये दोनों बॉक्सेस सिलेक्ट, मेरे पास सिलेक्ट नहीं है, इन दोनों के मैं स्ट्रोक रिमूव करना चाह रहा हूँ। दोबारा से स्ट्रोक लाना चाह रहा हूँ तो कोई मसला नहीं, आप स्ट्रोक के ऊपर दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रोक आ जाएगा। जैसे ये भी मैं आपको ला के दिखा देता हूँ। अगर मैं स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास दोबारा से ऐड हो गया। ठीक है। अगर हम दोबारा से स्ट्रोक को लाना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रोक के ऊपर दोबारा से डबल क्लिक करके जो सा हमने कलर लेना वो कलर पिक करेंगे तो वो स्ट्रोक हमारा। मैं इसे फिर से नन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो आपको ऑप्शन बताना है उसके लिए जो है ना मैं इनके कलर्स कर रहा हूँ। अब मैंने फिल के ऊपर इसका कलर मैं कर देता हूँ, इसका ब्लू कर देते हैं और इसका जो है येलो कर देते हैं। ठीक है। अब इन तीनों के कलर इसलिए चेंज किया ताकि हमें पता चले कि ये बॉक्सेस कहाँ पर रखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंप्यूटर के नज़दीक जो पहली चीज़ बनाते हैं ना वो चीज़ नीचे होती है। ठीक है। और जो चीज़ हम बाद में बनाते हैं वो चीज़ ऊपर बनती है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के नज़दीक जो है ना हम बाद में जो चीज़ बना रहे होते हैं ना वो चीज़ों को जो है ना वो ऊपर की तरफ बना रहा होता है। अब जैसे आप ये देखिए कि मैंने पहले ये बॉक्स बनाया था, ये सबसे नीचे नीचे आ रहा है, उसके बाद मैंने ये बॉक्स बनाया था, ये इससे जो यूँ है। ये कंप्यूटर जो है ना हमारी शेप्स जो होती है ना उनको ओवरलैप करता है। जो चीज़ हम पहले पहले बनाते हैं वो उसको जो है ना नीचे नीचे रखता है, या फिर उसको जो यूँ समझे कि ना सबसे स्टार्टिंग चीज़ रखता है। अगर मैं इसके ऊपर कोई बॉक्स एक और बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये अब इन तीनों से ऊपर है। ठीक है। क्योंकि ये मैंने सबसे एंड पर बनाया है। तो जैसे अब एक केक की लेयर्स होती है ना, जो केक होता है उसकी लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर ही दूसरी लेयर बन रही होती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर बन रही होती है। जब हम लेयर्स को देखेंगे तब इसको भी तफसील से देखेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि जौन सी चीज़ हम पहले बना रहे हैं ना वो जो है ना चीज़ नीचे नीचे आएगी, उसके बाद जो हम शेप्स बना रहे हैं वो उसके ऊपर आएगी। ठीक है। अब इसका भी हल है, वो क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा येलो है ये इन दोनों के आगे आ जाए, मीन्स कि इन दोनों के ऊपर आ जाए। अब ये पीछे छुपा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैंने येलो को आगे लेकर आना है, इसलिए मैं येलो को क्लिक करूँगा। येलो को सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से येलो को सिलेक्ट करके साइड क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर जाऊँगा अरेंज पर। ठीक है। अरेंज का जो ऑप्शन है, अरेंज के ऑप्शन पर जाऊँगा जो नीचे से 5वां ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन पहला जो आ रहा है ये है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो येलो है, मेरे पास यहाँ पर जितनी भी शेप्स बनी होंगी उन सब के ऊपर ये बनकर आ जाएगा, मतलब कि उन सब से ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी अब जैसे ये वाली जो शेप है मैं चाहता हूँ कि ये सबसे एंड पर चली जाए, ब्लू से भी पीछे चली जाए, मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं अरेंज पर जाऊँगा, मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। अब ये ब्लू से भी पीछे चली गई है। ठीक है।
अब ये हमारे हैंड में है कि हम इसकी जो है ना अलाइनमेंट किस तरह रखना चाह रहे हैं, इसकी एडजस्टमेंट हमने किस तरह करनी है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो तो मुझे आप लोग बता दें। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ऑरेंज पीछे पीछे है, मैं चाह रहा हूँ कि ऑरेंज येलो के ऊपर आ जाए। मैं ऑरेंज को क्लिक करूँगा और साइड क्लिक करके अरेंज पर जाकर यहाँ पर मैं करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि मैंने इसको ऊपर ऊपर लेकर आना है। ब्रिंग टू फ्रंट किया तो ये जो ऑरेंज जो है ना मेरा येलो से भी ऊपर आ गया। ठीक हो गया। अब मैं जो चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ऑरेंज है ये दोबारा से पीछे चला जाए, मैं दोबारा से इसको साइड क्लिक करके अरेंज करके इसको सेंड टू बैक करूँगा तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा येलो है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज के ऊपर हो और ब्लू के नीचे हो। ठीक है, मीन्स के दरमियान में हो। तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन है कि मैं अरेंज पर जाकर मैं यहाँ से अगर सेंड बैकवर्ड करता हूँ। ठीक है, अब ये ब्लू के नीचे है और ऑरेंज के ऊपर है। मैं ये अगर यहाँ से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अब ये ब्लू के नीचे आ गया है और ऑरेंज के ऊपर है, इन दोनों के बीच में आ गया है ये। ठीक है, और अगर मैं इसको ऑरेंज को क्लिक करके साइड क्लिक करके यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये येलो के ऊपर आ गया और पर ब्लू के पीछे है अभी। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनका ये काम है। मैं एक मरतबा आपको शॉर्टली से दोबारा से इसकी रिवीजन कर कि अगर मैं इसको साइड क्लिक करके अरेंज पर जाकर मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो हमारे पास जितनी भी शेड्स होंगे उन सब के पीछे ले जाएगा। ठीक है, ये उन सब के पीछे ले जाएगा। अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही शेप के पीछे लेकर जाएगा। अगर हम गौर से देखें ये सिर्फ ऑरेंज के पीछे है पर ये येलो के ऊपर ही है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है ना आपको एक एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर येलो की दिखा देता हूँ। अगर येलो को मैं अरेंज करके इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड किया है तो ये सिर्फ एक स्टेप ऊपर आएगा। यहाँ पर जितनी भी शेप्स होंगी वो सिर्फ एक स्टेप ऊपर आएगा, सिर्फ एक शेप का जो है ना स्टेप कवर करके आएगा। अगर मैं इसको ब्रिंग सिलेक्ट करके इसको अगर मैं ब्रिंग फ्रंट करूंगा तो ये सारी शेप्स के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी शेप्स बनी होंगी, मैं अगर आपको ज़्यादा सारी शेप यहाँ पर बना के दिखाऊं। ठीक है, इनके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क महसूस हो। इसको थोड़ा डार्क कर दिया जल्दी जल्दी में, टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि इसको ग्रीन कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया। अब अगर मैं इस ऑरेंज को साइड क्लिक करके इसको अरेंज करके मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा ऑरेंज है ना ये सबसे ऊपर है। ठीक हो गया। अब ये सब के ऊपर है ऑरेंज मेरा जो है। अगर मैं इस ऑरेंज को क्लिक करके सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सब के पीछे चला जाएगा। अभी हमें लास्ट पर येलो नजर आ रहा है पर ये येलो से भी पीछे है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑरेंज को साइड क्लिक करके मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो सिर्फ एक स्टेप आगे आया है। मैं इसको दोबारा से ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, फिर से सिर्फ एक स्टेप आगे आया है। अभी ये इस ब्लू के पीछे, मैं इसे फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, ये सिर्फ एक स्टेप आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रिंग फ्रंट कर दूंगा तो ये दोनों स्टेप जो है ना ट्रेवल करके सबसे ऊपर आ जाएगा। इस आपको अरेंज की मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।